Good morning, all. जी स्टार्ट करें। अब वैसे लोग आते जा रहे हैं, आज कल से ज़्यादा लोग हैं, करीब 13 लोग आ चुके हैं। मुझे लगता है कुछ लोग नए भी हैं जो कल नहीं थे। गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अकेले ही चला था मंजिले मकसूद की तरफ, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो लोग आते रहेंगे, कारवां बनता रहेगा हमारा। शेयर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ, थोड़ा सा कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको समराइज कर देता हूँ, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि बहुत से लोग नहीं हैं, तो उसको वापस से एक बार क्विक रिव्यू सा कर लेते हैं। हालांकि जितने स्टूडेंट मुझे क्लास में दिखते हैं उतने आते नहीं हैं, क्या वजह है मुझे नहीं पता, आप लोग बेहतर जानते होंगे। और अगेन नए लोगों के लिए मेरा कहना है कि जहाँ कोई डाउट हो, कुछ लगे कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पूछ लेना चाहिए, तो बिल्कुल पूछ लेना।
वो तो आज भी नहीं है। सही बात है, वो तो आज भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तकरीबन 3 लोग आ चुके हैं। कल हमने बहुत जल्दी से बात करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि पाइथन क्या है। तो पाइथन आसान लफ्जों में एक जनरल पर्पस हाई प्रोग्राम क्या नाम है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑल्सो देयर इज अ टाइम इशू ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, अच्छा, कॉलेज में भी क्लासेस हो रही हैं, इसलिए भी बैच है। ओके, सही बात है। मतलब अभी आप अभी यहाँ क्लास करते हैं, उसके बाद वो कॉलेज की क्लास करते हैं, इस वजह से ऐसे लोगों को लगता है कि वो 2-2 3-3 क्लास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। पाइथन जो है वो जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन का जो सोर्स कोड होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, क्योंकि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, सी शार्प, कोई भी इस जमाने की आप हाई लेवल लैंग्वेज ले लीजिए, सबका सोर्स कोड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। जनरल पर्पस का मतलब ये होगा कि पाइथन का इस्तेमाल आप वैरायटी ऑफ फील्ड्स में कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, नेटवर्किंग, डोमेन, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एआई, और बहुत सारी जगह पर आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली जो पाइथन डेवलप की गई थी वो ग्यूडो वैन रसम साहब हैं। इन्होंने 1989 में, जब ये नीदरलैंड के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रहे थे, तो इन्होंने अपने काम के लिए इसको बनाया था। तो पाइथन का इन्फ्लुएंस जो है वो अकेडमिक्स यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड से ज़्यादा है। इसलिए अकेडमिक्स में ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उसकी एक वजह ये है कि इसके बनाने वाला भी अकेडमिक बैकग्राउंड का था, उनके मन में बनाने की जो वजह थी वो भी यही थी। दूसरी चीज़ ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ही आसान है। कोई नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का भी अगर बंदा होगा और वो अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है तो पाइथन के थ्रू वो इजी स्टार्ट कर सकता है ना। तो अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी में है, कोई फिजिक्स में है, कोई केमिस्ट्री में, कोई किसी भी फील्ड में है जो नॉन आईटी फील्ड है, नॉन कंप्यूटर फील्ड है, तो he or she can easily learn Python। ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। पाइथन पब्लिक में जो आया वो 1991 में आया, 20 फरवरी को। और ये पाइथन का पहला वर्जन था। हालांकि इसके बाद पाइथन के 2 वर्जन और निकले, पाइथन 2 और पाइथन 3। इस समय जो मार्केट में चल रहा है वो पाइथन 3 चल रहा है। और पाइथन 2 अब्सोल्यूट हो गया है। पाइथन खुद पाइथन वालों ने उसको सपोर्ट देना बंद कर दिया है। अब पाइथन जो सपोर्ट करेगी वो पाइथन 3 को करेगी। और अभी पाइथन 4 आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आप पाइथन 3 को आसानी से पढ़िए, सीखिए और उस पर काम करिए बिना किसी झिझक के। पाइथन का जो नाम पाइथन रखा गया, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि बीबीसी उस जमाने में एक चैनल था, उस पर एक टीवी शो आता था जो खासकर कॉमेडी शो था। उसका नाम था मोंटी पाइथन सर्कस। इसके कई सारे एपिसोड आए, तो अलग अलग नाम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और तो ये 1969 से 1974 तक ब्रॉडकास्ट हुआ। यूडो साहब को ये बहुत पसंद था, इन्होंने पाइथन वर्ड इसी टीवी शो से लिया। पाइथन आसान है, इसका सबूत मैंने ऐसे दिया था। एक छोटा सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, जब भी हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आगाज करते हैं, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं या सीखते हैं, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो हम बनाते हैं वो आम तौर से हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं। तो आइए हेलो वर्ल्ड को ही कसौटी पे कस लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जावा में एक प्रोग्राम बनाया हेलो वर्ल्ड का। पब्लिक क्लास ए, उसके अंदर एक मेन मेथड लिखा जाता है। वो मेन मेथड कैसा होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अपने अंदर कुछ इस तरह के आर्गुमेंट्स लेता है, स्ट्रिंग एरे एबीसी। और अगर मुझे प्रिंट कराना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और फिर जो भी इसके अंदर लिखना है मैं उसके अंदर वो लिख देता हूँ। प्रिंट भी हो सकता है, प्रिंट एल भी होता है, दोनों होते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सी में मुझे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है तो मुझे देखिए इतना सारा लाइन लिखना पड़ेगा। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच वॉइड मेन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। यही काम अगर मुझे पाइथन में करना है तो भाई कोई दुनिया इधर उधर की कोई बात नहीं है, सीधे मैंने लिखा प्रिंट और हेलो वर्ल्ड। इस चीज को कल मैंने रन करा के भी दिखाया था,
ठीक है, डोंट वरी, फिर से हम लोग देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि किसी भी ऐसे बंदे के लिए जिसने पहली बार प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखा हो, प्रोग्रामिंग के को पहली बार करने जा रहा हो, चाहे वो प्रोग्रामर बैकग्राउंड मतलब कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का हो चाहे ना हो, उसके लिए ये कोड समझना और ये कोड समझना दुखदाई होगा, जबकि इसके लिए ये कोड को समझना बहुत ही आसान है। जैसे वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स पढ़ रहा है, प्रिंट मतलब ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ये जो इसके अंदर लिखा है ये प्रिंट कर देगा। बहुत ज्यादा उसको टेक्निकल डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वॉइड क्या है, मेन क्या है, इंक्लूड क्या है। वो अलग बात है कि हमने जब सीखा होगा या हम जब सीख रहे होंगे तो हमने याद कर लिया होगा, हमें समझा नहीं होगा। मैं भी आप ही जैसा हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे भी सी बहुत परेशान किया है, ठीक है, सी ने मुझे बहुत परेशान किया। जब से मैंने जावा सीखना स्टार्ट किया था तब से मेरा जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है और प्रोग्रामिंग जो नॉलेज है वो अच्छा हुआ। सी मुझे बड़ा परेशान करता था, ठीक है। तो एक जो कंप्यूटर साइंस का भी बंदा है ना, सर क्लास कितने टाइम तक चलेगी, क्लास की बात, भाई जो मेरे बैच का टाइमिंग है वो 8 से 10 है, और 8 बजे कहने को होती है, 8:10 8:15 हो जाता है शुरू होते होते, और 5-10 मिनट पहले ही छोड़ देता हूँ ताकि कुछ काम हो किसी को तो कर ले। वैसे जो टाइमिंग है वो 8 से 10 है, ठीक है जी। अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझसे पहले जाना है तो जा सकता है, अगर कोई काम है उसे। हालांकि अगर काम नहीं है तो भाई, अगर गवर्नमेंट या आपका कॉलेज या कोई भी जो उसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो अगर इस चीज़ के लिए स्पॉन्सरशिप दे रहा है और आपके लिए कोई ऑप्शनल है करना चाहें तो बिल्कुल आप करें, अगर हाँ कोई काम खास इंपॉर्टेंट काम ना हो, अदरवाइज जैसे आपकी मर्जी। फिर हमने बात की थी कि गिडो साहब ने इसमें क्या किया। गिडो साहब ने एक बहुत बढ़िया बात की कि जिस जमाने में वो पाइथन को डेवलप कर रहे थे, उस जमाने की उन्होंने बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी जैसे सी, सी प्लस प्लस, शेल स्क्रिप्टिंग या पर्ल या मॉडुला 3 व्हाटएवर, उनके अच्छे अच्छे फीचर्स को छांटा और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड कर लिया। जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग ऑफ स्टाइल जो है वो गिडो ने कहाँ से ली, सी लैंग्वेज से ली। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो स्टाइल है वो कहाँ से लिया उन्होंने, सी प्लस प्लस से ले लिया। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जी हाँ, पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करती है, जी हाँ, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करती है। वेरी गुड। पाइथन प्रोग्रामिंग, जो पाइथन के जो प्रोग्राम होते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह होते हैं, उसके लिखने का स्टाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का होता है, ठीक है। तो ये फीचर उन्होंने कहाँ से लिया, पर्ल और शेल से लिया। मॉड्यूलर, हम अपने पाइथन प्रोग्राम को, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा तो कैसे मेंटेन करेंगे, तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में रखते हैं, ठीक है। उन्होंने ये मॉड्यूलर अप्रोच, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहाँ से ली उन्होंने, मॉड्यूला 3 नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ली थी, ठीक। फिर मैंने आपको डिफरेंस बताने की कोशिश की थी कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। तो आपके लिए बतौर प्रोग्रामर दोनों में ही कोड लिखा जाएगा, दोनों में ही फॉर लूप, एल्स, ये सब जितने जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं ना वो यूज किए जाएंगे। जो टेक्निकल डिफरेंस होता है वो ये डिफरेंस होता है कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड लिखने के बाद कंपाइल कराते हैं। पहला स्टेप, नंबर 1 स्टेप क्या होता है, कंपाइलेशन। अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो जाता है, और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उस इंटरमीडिएट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। यही हम सी के साथ भी करते हैं, ठीक है, यही सी प्लस प्लस के साथ भी करते हैं। पाइथन के साथ क्या होगा या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ क्या होगा कि हम कंपाइल नहीं करेंगे एक्सप्लिसिटली, यानी मैं खुद कंपाइल नहीं करूंगा, इट विल हैपेंस इम्प्लिसिटली, ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक। कैसे, जैसे ही आप रन करते हैं तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, और उसको आसान लैंग्वेज में कह लें पाइथन वर्चुअल मशीन, उसका पहला काम ये होता है कि हमारे इस सोर्स कोड को इम्प्लिसिटली, ऑटोमेटिकली जो है वो कंपाइल करेगा और फिर फौरन ही फौरन रन कर देगा। तो जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है, जो यूजर है, उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए तो उसको लगा यार मैंने तो सिर्फ रन किया, रन हो गया, नो नीड ऑफ कंपाइलेशन। लेकिन टेक्निकली बात करें और लॉजिकली बात करें तो बिना कंपाइलेशन के तो कोई प्रोग्राम दुनिया का रन हो ही नहीं सकता, कोई सोर्स कोड, है ना। तो ये काम बस आप नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली नहीं कर रहे, इम्प्लिसिटली हो रहा है, तो बस ये फर्क होता है मेरे लिए। इसका एक फायदा ये रहता है कि जो डेवलपर है उसको बार बार 2 स्टेप नहीं करने पड़ते हैं कि पहले कंपाइल करो फिर रन करो, कंपाइल करो रन करो, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, सीधे रन करो, कंपाइल अपने आप हो जाएगा। कोई एरर आएगी तो एरर दे देगा, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। लेकिन नुकसान इसका क्या है, क्योंकि 2 काम एक साथ हो रहे हैं तो ये ज्यादा टाइम लेता है, तो यानी इसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस। पाइथन की जो परफॉर्मेंस है
वो थोड़ी सी खराब होती है सी और जावा के कंपैरिजन। ठीक, हालांकि इसका भी जुगाड़ लोगों ने निकाल लिया है। ठीक, कुछ जीआईटी वाईटी लगाया था, मैंने कल बताया था आपको। फिर मैंने एक अप्रोच बताई थी कि भाई फंक्शनल स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग में क्या फर्क होता है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए एक ही चीज है, एक ही काम है, उसको करने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, आप कोई भी काम ले लीजिए, दुनिया में हर आदमी एक ही काम को अपने तरीके से करता है। मैंने बताया आपको कि आपके शहर में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने का, कि अपने कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाइए। सॉरी। तो जो सी वाला प्रोग्रामर होगा, जिसको सी लैंग्वेज आई होगी, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, वो मैंने यहाँ पे खाका खींचने की कोशिश की कि वो हर चीज को फंक्शन की निगाह से देखता है, एक्टिविटी की निगाह से देखता है। कि बुक ऐड होगी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से बुक इशू की जाएगी, लाइब्रेरी को बुक वापस की जाएगी, रिटर्न की जाएगी, फाइन लगेगा, मतलब हर एक्टिविटी के लिए क्या किया उसने, एक फंक्शन बना लिया। और जब जब जिस जिस एक्टिविटी की जरूरत होती है उस फंक्शन को कॉल करा लेता है। ये एक साधारण सी, सिंपल सी, आसान सी अप्रोच है, इसमें कोई मसला उतना नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर क्या है, वो हर एक को एंटिटी की निगाह से देखता है, ऑब्जेक्ट्स निगाह से देखता है। वो देखता है ओ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका मतलब इसमें बुक्स होंगे, इसमें स्टूडेंट्स होंगे, इसमें एम्प्लॉय होंगे, व्हाटएवर जो जो उसको चीजें नजर आई, तो वो हर एंटिटी के लिए क्लास बना देता है। फॉर एग्जांपल बुक, बुक के लिए उसने एक क्लास बना दी, उसमें उसने बुक की प्रॉपर्टीज, मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 ले ली, ये 5 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, आपकी इच्छा अनुसार है ये। ठीक है, जिस तरह खाने में नमक स्वादानुसार होता है, उसी तरह क्लास बनाते समय आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी इच्छा अनुसार होती हैं, मतलब आपको जिन चीजों को यूज होता है वो आप चीज लिखते हैं। तो आपने टाइटल लिया, ऑथर लिया, बहुत अच्छे। फिर आपने बुक से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो बुक क्लास में डाल दी। इसी तरह आपने स्टूडेंट लिया, स्टूडेंट का जो प्रॉपर्टी था, उसका नाम, उसका रोल नंबर, और स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे वो आपने स्टूडेंट क्लास में डाल दिए। प्रथम दृष्टया पहली नजर में तो ये ऐसा लगता है कि आपने कोड को बड़ा कर दिया, आपका कोड बड़ा हो गया सी और सी प्लस प्लस के सी प्रोग्रामर के अपेक्षा, उसकी तुलना में। ठीक है, आपका कोड बड़ा हो गया, तो पहली बार में तो ये लगता है, लेकिन आपने क्या किया, कोड को सेपरेट कर दिया, नंबर एक बात। दूसरी बात, फायदा क्या हुआ आपको, क्या कल को अगर मुझे बुक क्लास में कोई चेंज करना है तो मुझे सिर्फ बुक क्लास वाले ही कोड को डिस्टर्ब करना है, उसी को छेड़ना है, उसी को रिकम्पाइल करना है, उसी को रीटेस्ट करना है, जो कुछ करना है वो बुक क्लास के साथ करना है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टूडेंट क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक, तो मैंने क्या किया, कोड को जो है ऑर्गेनाइज वे में रख दिया। अब मैं बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, लाइक इनहेरिटेंस है, लाइक इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, वो सारे बेनिफिट्स में ले सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को अडॉप्ट किया है। ये सारे बेनिफिट सी वाला प्रोग्रामर नहीं ले सकता है। ठीक, तो जब आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और धीरे धीरे उसमें फंक्शनलिटी बढ़ती चली जाती है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे वाला जो प्रोग्रामर होगा उसका प्रोग्राम करना, उसका कोड करना, उसको कोड को मेंटेन करना, मैनेज करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू सी प्रोग्रामर। तो लोगों ने अपनी जिंदगियां की लगा दी प्रोग्रामिंग करते करते, और आखिर में उनको ये बात समझ में आई कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज्यादा अच्छी अप्रोच है प्रोग्रामिंग करने की इन कंपैरिजन टू सी स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। फिर बात करते हैं पाइथन कहाँ कहाँ यूज होती है। हमने बताया था भाई पाइथन का इस्तेमाल आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन में बनाने में कर सकते हैं, डेटाबेस रिलेटेड एप्लीकेशन बनाने में कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं जहाँ नेटवर्क प्रोग्रामिंग होती है, जहाँ गेम डेवलपमेंट होता है सॉरी, जहाँ डेटा एनालिसिस होता है, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, IoT में कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने फीचर डिस्कस करना शुरू किया था, ये हमारा इनकम्प्लीट था, आज इसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर जल्दी से दूसरे लैंग्वेज फंडामेंटल्स की चीजें हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि मेरे लिए 2 घंटा कम होता है, लेकिन ठीक है, क्या किया जाए। तो सबसे पहला फीचर होता है सिंपल एंड इजी टू लर्न। आसान है और सिंपल है, सीखने के लिए आसान है और सिंपल है। सीखने के लिए आसान की क्या दलील है, क्या क्राइटेरिया है कि भाई इसमें ओनली 30 प्लस, मतलब गिन के दिखा दूंगा, करीब 30 या 33 जो होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक, तो जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करीब 53 होते हैं। तो ये बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उस प्रोग्रामिंग को सीखना उतना ही मुश्किल होगा, जितने कम कीवर्ड्स होंगे उतनी ही वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए
हो जाएगी। ठीक है, उतनी ही वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक, और सिंपल है। इस बात का प्रूफ हमने ऊपर ही दे रखा था जब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था हमने। फिर बात करते हैं फ्रीवेयर ओपन सोर्स के बारे में कि आपको पाइथन का इस्तेमाल करने के लिए, पाइथन पर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसी भी तरह का पैसा देने की, किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप आजाद हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, उस पर काम करने के लिए और उस पर सॉफ्टवेयर बनाकर लोगों को बेचने के लिए। पैसा आप उतना ही लेंगे जितना आपने काम किया। अगर आपने मान लिया पाइथन के थ्रू एक वेब एप्लीकेशन बनाई है तो आप उस वेब एप्लीकेशन का पैसा लेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या पाइथन के सॉफ्टवेयर का पैसा आप नहीं ले सकते। ठीक, फिर मैंने बताया चूंकि ओपन सोर्स है तो बहुत से लोगों ने अपने अपने हिसाब से सोर्स को मॉडिफाई किया, चेंज किया, अपग्रेड किया और अपने अपने मतलब की चीजें बना ली। हालांकि वो चीजें ना हो गए, पाइथन के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर निकल के आ गए। अगर मुझे इट्स फॉर जावा एप्लीकेशन, अगर मुझे पाइथन का इस्तेमाल करना है अपने जावा एप्लीकेशन के साथ तो मैं नॉर्मल सी पाइथन का इस्तेमाल ना करके जाइथन का इस्तेमाल कर लूँ, यानी जे पाइथन का इस्तेमाल कर लूँ। ये एक ऐसा पाइथन का फ्लेवर है जो खास तौर से इस बात के लिए बनाया गया है कि वो जावा एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सके। उसी तरह आयरन पाइथन जो है वो सी शार्प डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ कंपेटेबिलिटी प्रोवाइड कराता है आपको। रूबी पाइथन रूबी प्लेटफॉर्म के लिए है। पाई जो है, अगेन आप पढ़ पा रहे हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ पाई इज परफॉर्मेंस। ठीक है, ये परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। पाइथन में जो एक कमी है, ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, वो ये है कि पाइथन का प्रोग्राम रिलेटिवली स्लो होता है। रिलेटिवली स्लो होता है, पाइथन प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती जितनी सी प्लस प्लस की होती है। इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया गया। देखिए अगेन बिल्कुल वैसा नहीं ला सकते, लेकिन इसको काफी हद तक इम्प्रूव किया गया है विद द हेल्प ऑफ JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि PVM पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर पाया जाता है। अगर आपको एक ऐसी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो इस खास तौर से इस तरह से डिजाइन की गई हो कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सके, तो आपके लिए कौन सी अवेलेबल है? वो एनाकोंडा। ठीक है, ये मैंने बताया था, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आए थे, यहाँ तक कि हमारा हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्लेवर को लेकर बढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब होता है भाई, तो बताएगा? पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है? सर मतलब पाइथन अपने आप में इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होगा? मतलब हमें क्या फायदा होगा? मान लीजिए पाइथन हमने कहा भाई हाँ ठीक है पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो हमको इससे क्या फायदा, क्या नुकसान? सर मतलब हम उसको अपने हिसाब से भी यूज कर सकते, कुछ चेंज करना हो, कुछ जोड़ना घटाना, ऐसा कुछ हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और कोई भाई राय देंगे? और कोई राय देगा? कौन आ गया भाई? अंकित साहब आ गए। ठीक है, बात समझिए। हाँ, जो सी और सी प्लस प्लस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो सी और सी प्लस प्लस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मान लीजिए आपने एक सोर्स कोड लिखा a.c, कुछ कहा है भाई, कैन बी यूज एनीवेयर। अच्छा भाई ठीक है, इसका भी जवाब अभी देते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, सी का प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंपाइल किया और उस इंटरमीडिएट फॉर्म को क्या किया, आपने रन कर दिया। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, सपोज ये काम आपने कहाँ किया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ठीक है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने सोर्स कोड लिखा, सी कंपाइलर की मदद से कंपाइल कराया और एक इंटरमीडिएट कोड बना और इसको रन करा दिया। यही काम आपने सेम किया लिनक्स के लिए। क्या किया लिनक्स के लिए? उस पर भी आपने सेम सोर्स कोड लिखा, मैक, लिनक्स, विंडोज किसी पर भी रन कर सकते हैं। गुलशन कुमार, हाँ टी सीरीज वाले हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं गुलशन। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं बहुत अच्छे से। तो मैंने क्या किया, लिनक्स पे भी इसको बना लिया और लिनक्स पे जो ओबीजी फाइल बनी वो लिनक्स पे रन हो गई। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो हूँ इस ओबीजी फाइल को जो लिनक्स पे बनी है उसको विंडोज पे ले आके रन करूँ, तो वह रन नहीं होती है। ये विंडोज वाले जो इंटरमीडिएट कोड है उसको लिनक्स पे ले आके रन करूँ तो वह रन नहीं होता है। उसकी वजह ये होती है कि सी या सी प्लस प्लस का जो मेन फंक्शन होता है, सी या सी प्लस प्लस का जो मेन फंक्शन होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। और जब ये
a.obj कन्वर्ट हो रही होती है, कंपाइलर बना रहा होता है, तो ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक यानी ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक बनाता है। जब इसको इसने बनाया, जैसे सपोज करिए एक ही वक्त में दो बच्चे पैदा हुए दुनिया में, एक अमेरिका में पैदा हुआ और एक हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ठीक, एक इंडिया में पैदा हुआ। अब इंडिया वाला जो है वो अपने आसपास जो है वो हिंदी बोलना सीखेगा, भैया बोलना सीखेगा, ठीक। और जो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ था वो चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, अनपढ़ रहे, तो भी वो अंग्रेजी बोलना सीखेगा, ठीक। अब हम सोचें कि अमेरिका वाले बच्चे को किडनैप करके ले आए हिंदुस्तान वाले गांव में और उसको छोड़ दे, तो वो आ तो जाएगा, लेकिन वो अंग्रेजी में बात करेगा, आई नीड वाटर, आई नीड फूड, आई एम हंग्री, और दुनिया भर की बात करेगा, ठीक। लेकिन गांव वाले समझ नहीं पाएंगे, वो कहेंगे आए क्या कह रहे हो भैया, आए क्या कह रहे हो भैया, बात समझ में आ रही है आपको? वो बेचारा बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, लेकिन गांव वाले समझ नहीं पा रहे। इसी तरह हिंदुस्तान वाला बच्चा तो इंडिया वाला बच्चा तो उसको किडनैप लेके अमेरिका ले गया, वहां छोड़ दिया। अब वो कह रहा है हमको खाना चाहिए, हमको पानी चाहिए, हम भूखे हैं, और जो अमेरिकन है वो कह रहे हैं व्हाट, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो दोनों लोग बोल रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। कम्युनिकेशन कहता है, कम्युनिकेशन का मतलब इससे इतना सा होता है कि आप मेरी बात समझ जाए, मैं आपकी बात समझ जाऊँ, ये कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप क्लास में बैठे, आपका एक दोस्त क्लास के बाहर बाइक लेके हॉर्न बजा रहा है और आपको पता चल गया कि अरे ये हॉर्न बजा रहा है, इसका मतलब मुझे क्लास से उठकर भागना है, तो ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो वापस आते हैं कि जो a.obj विंडोज पे पैदा हुई है, तो वो विंडोज के साथ तो कम्युनिकेट कर सकता है, लिनक्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। और जो लिनक्स पे जो a.obj पैदा हुई है, बनी है, जनरेट हुई है, वो लिनक्स पे तो कम्युनिकेट कर सकती है और विंडोज पे नहीं कर सकती, नंबर एक बात। दूसरी बात, क्या पाइथन का प्रोग्राम हर जगह चल सकता है? क्या पाइथन का प्रोग्राम हर जगह चल सकता है? जैसे कि बताया गया, मैक पे भी चल जाएगा, लिनक्स पे भी चल जाएगा, विंडोज पे भी चल जाएगा। तो मेरा जवाब है पाइथन का प्रोग्राम वहीं चलेगा जहां पर पीवीएम होगा, पाइथन वर्चुअल मशीन होगा। बिना पीवीएम के तो विंडोज पे भी नहीं चलेगा, मैक पे भी नहीं चलेगा, लिनक्स पे भी नहीं चलेगा। उसके लिए पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो आसान जवाब ये है कि पाइथन कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है, कहाँ कहाँ रन हो सकता है, किस किस प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। तो आपका जवाब रहेगा जहां जहां पीवीएम पाया जाएगा, जहां जहां पाइथन वर्चुअल मशीन होगी वहां वहां रन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो पूरी डेफिनेशन ये है, पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट हाईली पीवीएम डिपेंडेंट। बात ये है, ऐसा थोड़ा ना कि हर जगह रन हो जाएगा। हर जगह कैसे रन हो जाएगा? मेरे घर में थोड़ा रन हो जाएगा, मेरे नोकिया वाले मोबाइल में रन हो जाएगा, मेरे एंड्रॉइड फोन में पाइथन रन हो जाएगी है? हमें क्या पता। हम तो इतना आंसर कहेंगे कि अरे भैया जी, अगर मेरे मोबाइल यानी मेरे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन वर्चुअल मशीन पड़ी है तो पाइथन का प्रोग्राम रन हो जाएगा, अन्यथा रन नहीं होगा। जैसे आप बहुत आसानी से बात करें, पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल कहाँ कहाँ खुल जाएगी? अरे भाई, जहां जहां खुल जाएगी वहां वहां क्या होना चाहिए? पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप पीडीएफ नहीं खोल पाएंगे। आपके मोबाइल में पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर है तो आप पीडीएफ नहीं खोल पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? मोबाइल के लिए कोई पीडीएफ रीडर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? आसान सा था। चौथा भाई हाई लेवल है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। भाई हो गया तो उसके लिए सॉरी भाई, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब ये होगा कि भाई ये प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि एक तो आपका सोर्स कोड बिल्कुल अंग्रेजी जैसा होता है, आप उसमें अंग्रेजी के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, मेन, इंट, ये सारी चीजें, यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होता है। दूसरा, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको बहुत सारी लो लेवल चीजें मैनेज नहीं करनी होती है। आपको मेमोरी रैम मैनेज नहीं करनी है, आपको स्टोरेज मैनेज नहीं करना है, आपको इनपुट आउटपुट मैनेज नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मैनेज नहीं करनी होती है, वो आपका पाइथन मैनेज करता है। आप तो बस खाली हाई लेवल कोड लिख देते हो, ये फाइल खोलो उसमें डेटा लिख दो, आप ऐसे बोलते हो। मान लिया हमको फाइल से डेटा पढ़ना है या फाइल में डेटा राइट करना है, तो पाइथन प्रोग्राम कहता है कि ये फाइल ओपन करो, ये डेटा राइट कर दो, या ये फाइल रीड ओपन करो, ये डेटा रीड कर लो। लेकिन वो डेटा रीड कैसे हो रहा है, डेटा कैसे आपका टेक्स्ट डेटा 01 में कन्वर्ट होकर फाइल में दिख रहा है, ये सब आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सारी जिम्मेदारी पाइथन की इंटरनली है। आप तो बस खाली कोड लिखिए और आउटपुट देखिए और इसमें ये काम पर चलिए, ठीक है।
और अगला फीचर कौन सा है हमारा, पोर्टेबिलिटी। तो पांचवा कर लें, हालांकि इसको इसी के साथ रखते हैं। चौथा पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस से तो ये मतलब हो गया कि जहां जहां जेवीएम पाया जाएगा, दुनिया के जिस जिस प्लेटफॉर्म पे सॉरी पीवीएम पाया जाएगा, हमारा पाइथन प्रोग्राम वहां एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक, पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, अक्सर आपने सी के केस में सुना होगा कि सी में जो इंट होता है वो 2 बाइट का होता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और 4 बाइट हो जाता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर। यानी ये हमें सी या सी प्लस प्लस के साथ बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भैया जी अगर हम 32 बिट पे हैं तो सी का नेचर अलग होगा, आउटपुट अलग आएगा। अगर आप साइज ऑफ इंट निकालें तो अलग आउटपुट आएगा, और सी प्लस और 64 पे अलग आ जाएगा। ये जो है आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पाइथन इस चीज से मुक्त है, पाइथन इस चीज से मुक्त है भाई साहब। आपको सेम रिजल्ट मिलेगा एवरीवेयर, सेम आउटपुट ऑन एवरीवेयर मतलब जहां जहां पाइथन रन हो रही है। ठीक है, बात समझ आ गई। पोर्टेबिलिटी का ये मतलब होता है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस भी आर्किटेक्चर पे हैं, आपने 32 बिट सिस्टम ले रखा है, आपने 64 बिट सिस्टम ले रखा है, आप फलाने प्रोसेसर पे हैं और आप धमाके प्रोसेसर पे हैं, इन सब चीजों से पाइथन बड़ी जिम्मा है, परे है। ठीक है, हमेशा आपको एक जैसा आउटपुट मिलेगा हर मशीन पे, अनलेस और अनटिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई चेंज ना हो गए, वो एक अलग चीज है। हाँ, बात समझ आ रही है आपको। ठीक, नेक्स्ट हमारा है डायनेमिकली टाइप। ये बड़ी अच्छी चीज, डायनामिकली टाइप। कुछ लोगों को परेशान करता है, कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये। डायनेमिकली टाइप का क्या मतलब हुआ, ये बात बड़ी थोड़ा समझने वाली है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मजा भी आना चाहिए इसमें। अगर बात समझ में आ गई, हम बात करेंगे सी स्टाइल, सी प्लस प्लस स्टाइल या जावा स्टाइल के पहले। कि अगर मुझे कोई एक वेरिएबल बनाना है, लेट सपोज जावा की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं कैसे करता हूँ, इंट ए इक्वल टू 10, बिल्कुल सही बात है भाई। इंट ए है, ए वेरिएबल है, किस टाइप का है, किस उसका है, इंट टाइप का है। तो अब ये जो वैल्यू स्टोर कर सकता है ये हमेशा इंट टाइप की कर सकता है। जैसे अगली लाइन में ये मैंने क्या किया, ओके सही है ये, ठीक है। अगली लाइन में आ गए, अगली लाइन में मैंने कहा ए इक्वल टू भाई तुम 30 हो जाओ, ये भी लाइन क्या है, ओके। थोड़ी देर बाद मैंने कहा ए इक्वल टू तुम 2.3 हो जाओ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ए इक्वल टू तुम हेलो हो जाओ, बड़ा बदतमीज आदमी है। अच्छा ए इक्वल टू तुम ट्रू हो जाओ, यार ये क्या बात है, मतलब सिर्फ एंटी टाइप पे लेगा। जी हाँ, जो सी या सी प्लस प्लस या जावा होती हैं, सी सी प्लस प्लस जावा आर स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। पहले स्टैटिकली समझ लें, इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, एक बार आपने जो वेरिएबल बनाया और जो उसका टाइप आपने बता दिया कि भाई ए इंट टाइप का है, तो अब ये जो ए है वो इंट टाइप की तो वैल्यू को स्टोर कर सकता है, इंट के अलावा किसी और इनकम्पेटेबल टाइप्स की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। जैसे 2.3 फ्लोट वैल्यू नहीं कर सकता। ये जो हेलो मैंने सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में लिखा है, इसको डबल कोट्स में लिखते हैं, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। हाँ जी, अभिलाषा भी आ गई, चलिए अच्छी बात है भाई। ठीक, और ए जो ट्रू है वो बूलियन वैल्यू है, तो बूलियन वैल्यू इंट नहीं है, स्ट्रिंग वैल्यू इंट नहीं है, फ्लोट वैल्यू इंट नहीं है, तो ये क्या है, एरर है। ठीक, तो
आप इसको एक लड़के से समझिए कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम वाला एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए मैं एक मुसलमान लड़का हूँ और मैंने कहा मुझे शादी करनी है। बहुत अच्छी बात है, जस्ट वेट, एक फोन आ रहा है। हाँ, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं बाद में बात करूँ। जी, तो सपोज करिए मैं मुस्लिम लड़का हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो भाई शादी करने के लिए जो है लड़के को सिर्फ एक लड़की की जरूरत होती है कि कोई लड़की अगर उससे शादी करने के लिए तैयार है तो दैट्स इट। लेकिन मैंने शर्त लगा दी कि नहीं भाई, मुझे तो सिर्फ मुस्लिम लड़की चाहिए। मैंने कहा कि नहीं भाई, एक एक हिंदू लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है। मैंने कहा नहीं, मुझे मुस्लिम लड़की चाहिए। अरे एक क्रिश्चियन है, बहुत खूबसूरत है। नहीं, मुझे सिर्फ मुस्लिम लड़की चाहिए। अरे एक लड़की है, सिख है, लेकिन बहुत पैसे वाली है। नहीं भाई, मुझे सिर्फ मुस्लिम लड़की चाहिए। बात समझ रहे आप? तो मैंने अपना टाइप डिफाइन कर लिया कि नहीं भाई, मुझे शादी करने के लिए मुस्लिम लड़की चाहिए। तो मैं कैसा हूं, मैं स्टैटिकली टाइप्ड आदमी हूं। पाइथन क्या होता है? पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है। पाइथन कहता है मुझे लड़की चाहिए, शादी करने के लिए मुझे लड़की चाहिए। भाई अगर मैं लड़का हूं तो मुझे शादी करने के लिए लड़की चाहिए। लड़की मुस्लिम है, ओके नो प्रॉब्लम, मैं मुस्लिम हो जाऊंगा। अच्छा लड़की हिंदू हुई तो ओके नो प्रॉब्लम, मैं हिंदू हो जाऊंगा। अच्छा लड़की अगर क्रिश्चियन हुई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा। अच्छा अगर वो सिख हुई तो अरे यार, मैंने कहा ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की जिस रिलीजन की होगी मैं वो रिलीजन अपना लूंगा, खत्म बात। मुझे तो शादी करनी, शादी के लिए मुझे लड़की चाहिए। आप बात को समझ रहे हैं? पाइथन में जो वेरिएबल होता है वो जस्ट अ कंटेनर होता है, जस्ट अ कंटेनर होता है इन पाइथन। उसका कोई टाइप नहीं होता है, उसका कोई टाइप नहीं होता है। उसने लिखा a इक्वल टू 10, ओके, नो सॉरी, सेमीकोलन नहीं होता, ओके गुड, कोई इशू नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद उसका मन आया कि a इक्वल टू 20 हो जाए, ओके कोई इशू नहीं है। कॉपी कर देता हूँ उसको। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा कि अच्छा a इक्वल टू तुम जो है 2.3 हो जाओ। उसने कहा ओके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर आपने कहा अच्छा a इक्वल टू तुम स्ट्रिंग टाइप के हो जाओ। मैंने कहा ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हैप्पी, मैं खुश हूँ इस चीज को लेकर। उसने कहा कि तुम ट्रू हो जाओ, ट्रू हो जाओ। उसने कहा ओके। तो आप देख पा रहे हैं हमारी जावा का जो वेरिएबल है वो स्टैटिकली टाइप्ड है। उसने पहले बता दिया कि मुझे भैया इंट वैल्यू चाहिए, तो इंट दोगे मैं खुश हूँ। इंट के अलावा कोई और वैल्यू दो, चाहे अच्छी चाहे बुरी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। पाइथन कहता है कि भैया मैं तो एक वेरिएबल हूँ, तुम जिस तरह की वैल्यू डालोगे मैं उस तरह का वैल्यू हो जाऊंगा। तो अभी अगर मैं बात करूँ ए किस टाइप का है, तो ए का अपना टाइप नहीं है, वो वैल्यू के टाइप से होता है। ए इंट टाइप का है, ए इंट टाइप का है, ए फ्लोट टाइप का है, ए स्ट्र टाइप का है, ए बूलियन टाइप का है। तो आप सोच रहे होंगे इनकी बातों पे कैसे भरोसा करें, अनजान आदमी है, शक्ल भी नहीं देखी आज तक के, है ना, ऐसे कैसे भरोसा कर लें। कोई बात नहीं, बिल्कुल भरोसा मत करिए, पाइथन पे भरोसा रखिए। एक टाइप नाम का फंक्शन होता है, उसमें जब मैं ए पास करूंगा, अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ आपको, तो वो क्या हो जाएगा, इसका टाइप दे देगा। जैसे चलिए आइए करके देख ही लेते हैं। हाँ, कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ठीक है। इसमें जो वर्ड है ना आरसी, इसका मतलब पता करके रखिए कभी। तो मैंने क्या किया, CMD कर दिया, CMD किया, ठीक, कमांड फॉर्म खोला। और सबसे पहले मैं इसको पाइथन का इंटरप्रेटर में कन्वर्ट कर दूं, तो मैंने लिखा पाइथन और एंटर। तो देखिए ये पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में कन्वर्ट हो गया। सारी चीजें नीचे कर दीजिए, ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है मेरे को, जैसा मैंने कहा आपसे, सबसे पहले तो मैं करता हूँ a इक्वल टू 10, ए प्रिंट करा दूं, ठीक। अच्छा थोड़ी देर बाद में a इक्वल टू क्या कर दूं, 2.3 कर दूं, 2.3 कर दूं और a प्रिंट करा दूं। अरे वाह, कोई एरर नहीं आ रही है। a इक्वल टू सिंगल कोट्स में हेलो कर दिया मैंने, और मैंने ए प्रिंट कराया, कोई मसला नहीं है, सब प्रिंट हो रहा है बेसिंग करके। ए इक्वल टू मैंने क्या किया, 2 लिखा, टी कैपिटल होना चाहिए, ध्यान दीजिए, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। और ए लिखा, 2 हो गया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम टाइप देखना शुरू करते हैं। अभी हमने ए में क्या डाला था, बूलियन वैल्यू डाली थी ना, तो टाइप ऑफ ए देखते हैं। टाइप ऑफ ए अभी क्या आएगा, क्या आया, बूल। अच्छा ए इक्वल टू मैंने 10 किया और टाइप ऑफ ए किया, क्या आया, इंट आ गया। अच्छा a इक्वल टू मैंने क्या किया, डबल कोट्स में नॉर्मल, ठीक है, और टाइप ऑफ a किया str। ये देखिए
तो जो वैल्यू बदल रही है, जो टाइप बदल रहा है वो वैल्यू को अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें वेरिएबल का कोई टाइप नहीं होता, वेरिएबल टाइप लेस आदमी है, ठीक। जो वैल्यू वो कंटेन करता है वही उसका टाइप होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो ये डायनेमिकली टाइप रहा हमारा। कोई क्वेश्चन है तो पूछना चाहे पूछ सकते हो ना, मैं तो आगे बढ़ता रहूंगा। अब अगला क्या है भाई, ये तो हो गया डायनेमिकली टाइप हो गया। अगला हो गया भाई इसमें बहुत प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ये हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। उसको ऐसे कर लेते हैं, बस लिख देते हैं जल्दी से, बहुत प्रोसीजर ठीक है, बहुत प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई। हाँ, इसमें खास बात क्या है कि दोनों ही के गुण धर्म इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, जैसे सी प्लस प्लस है हमारी। सी प्लस प्लस में आप सी स्टाइल से भी कोडिंग कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। तो एक ये भी फीचर है, ठीक। किसी के लिए हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट ना हो, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो ये चीज। अगला है इंटरप्रेटर। अगला है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पाइथन के प्रोग्राम को लिखते हैं तो आपको कंपाइल करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। वी आर नॉट required to compile Python program explicitly. We are not required Python programs explicitly। जी हाँ, आपको अलग से कराने की जरूरत नहीं है। जब आप कराते हो इंटरनली पाइथन इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर will take care, ठीक है, will take care that compilation, will take care of that compilation। जी हाँ, बात समझ आ गई? हाँ, देखिए कंपाइलेशन तो होगा, सोर्स कोड अंग्रेजी जैसा है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकती उसको, क्योंकि उसको मशीन कोड में बदलना होगा, मशीन के हिसाब से होना होगा। बस कंपाइलेशन आप ना कर अपने आप हो जा रहा है, आप जब रन कराते हैं उसी दौरान हो जाता है, बस ये फर्क है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये होगा कि ऐसा नहीं कि कंपाइलेशन नहीं होगा, कंपाइलेशन आपको नहीं कराना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? जी ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो क्या नाम है, खूबी वाला पार्ट है। कौन आ गया भाई? राहुल यादव साहब आ गए, ठीक है भाई, यादव यही आप भी, ठीक है। 9 पॉइंट हो गए, ठीक। 9 पॉइंट क्या है? एक्सटेंसिबल। इसका मतलब समझिएगा, एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का क्या मतलब हुआ? हाँ, वी कैन, कौन है सर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? ठीक है भाई, देखो जो बुकिश लैंग्वेज है, जो सब कुछ है, उसके हिसाब से ये होता है कि इंटरप्रेटर भाई साहब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक। कंपाइलर क्या करता है? पूरे सोर्स कोड को एक साथ पढ़ता है और फिर जो है वो चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरप्रेट का मतलब है वो ये मतलब नहीं है। यहाँ पे इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन ये एक ही स्टेप में होते हैं। एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर आपको अलग से कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर आपने सी में कभी भी कोई भी छोटा सा प्रोग्राम बनाया हो, तो सोर्स कोड लिखने के बाद आप क्या करते थे? कंट्रोल F9 या ऑल्ट F9 जो भी होता था, आप वो करते थे, जिससे आपका सोर्स कोड कंपाइल हो जाता था। एक स्टेप हो गया। अब आप 10 मिनट बाद चाय पी के आए, फिर आपने कहा लो जो मेरा कोड कंपाइल हो चुका है उसको मैं रन करा देता हूँ। आपने कुछ कंट्रोल F9 कुछ इस तरह से मारा, वो जो कंपाइल्ड कोड था ना वो रन हो गया। तो आपको अपने सी के प्रोग्राम को रन कराने के दौरान, एग्जीक्यूट कराने के दौरान 2 स्टेप का सहारा लेना पड़ा, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। पाइथन एज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये हुआ, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको रन कराएंगे तो पहले तो आपने कंपाइल नहीं कराया, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, कंपाइलेशन आपकी जिम्मेदारी नहीं है पाइथन में, आप सीधे रन कराइए।
रन कराते समय ही वो क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा इंटरनली और वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पाइथन के प्रोग्राम लिखे DHL में, है ना, कुछ हमने कंपाइल किया, कुछ भी कंपाइल नहीं किया, हम तो सीधे एग्जीक्यूट कराते हैं। हमारे एग्जीक्यूट कराने के बाद इंटरनली वो कंपाइल होता है और फौरन के फौरन वो रन हो जाता है। तो कंपाइलेशन करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी नहीं है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आई होप आंसर इज क्लियर। एक्सटेंसिबल का मतलब ये हुआ कि वी कैन यूज अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसे लिखते हैं हम इसको, वी कैन यूज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन पाइथन। ठीक, अगर आपको लगता है कि आप अपने पाइथन के अंदर आपके पास एक C++ की कोई DLL है या जावा की जार फाइल है, वो आप यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट आपको दो तरह से मिल सकता है। पहला कि मान लीजिए आपकी कंपनी पहले C++ में या C में काम करती थी और बहुत सारा कोड उसका C या C++ में लिखा है। अब आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है, अब चाहती है कि नहीं भाई अब हम पाइथन लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। तो जो C और C++ है ना, उसको बोलते हैं लेगेसी कोड, पुराना कोड बोलेंगे। पुरानी पिक्चर को क्या बोलते हैं, क्लासिकल मूवीज। अरे भाई राजकुमार की मूवी है और पुरानी मूवी है, इनको क्या बोलते हैं, क्लासिकल मूवी बोलते हैं, पुरानी मूवी। उसी तरह पुरानी कोड को क्या बोलते हैं, लेगेसी कोड बोलते हैं, लीगेसी कोड। ठीक, लेगेसी कोड। तो मान लीजिए आज तक के आपकी कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बना रही थी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कल से डिसीजन आता है कि नहीं भाई अब हम लोग C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़कर आगे पाइथन लैंग्वेज पर काम करना शुरू करेंगे। तो क्या कंपनी वाला बेवकूफ है कि अभी तक के जितना C का कोड लिखा हुआ है सबको पाइथन में लिखवाएगा? कहेगा नहीं, उसको तो C में रहने दो, हम जो कोड आगे लिखेंगे उस कोड से C के कोड को कॉल करा लिया करेंगे, यानी पाइथन के कोड से C को कॉल करा लिया करेंगे, हमें C वाले कोड को फिर से पाइथन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लेगेसी कोड यूज कर सकते हैं, पहला। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो बिजनेस लॉजिक है, हमारा जो इंजन है, यानी हमारा जो कोर पार्ट है, वो बहुत टाइम ले रहा है। पाइथन में लिखा हमने, लेकिन वो बहुत टाइम ले रहा है क्योंकि पाइथन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो आपने कहा ऐसी की तैसी हम उसको C में लिख ले रहे हैं, C++ में लिख ले रहे हैं, उसकी DLL बनानी। अब वो जो काम है ना, जो बहुत हैवी काम था, डेटाबेस से डेटा लाना और ये करना और वो करना, जो बहुत बड़ा टास्क था, उसको मैंने लिख लिया C में और उसकी DLL बना ली, exe बना ली, जो कहना वो कह लिया और पाइथन के थ्रू उसको कॉल करा लिया। तो अब मेरे पाइथन एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अंदर पाइथन के अंदर कौन चल रहा है, C चल रहा है, उसी की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया होती है। तो ये फायदा हुआ एक्सटेंसिबल होने का। ठीक, एक्सटेंसिबल का क्या मतलब, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड को हम यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ। इसी का उल्टा है एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या हुआ कि हम पाइथन को यूज कर सकते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। वी कैन यूज पाइथन प्रोग्राम in any other language। क्या हो गया, दिख नहीं रहा है, बात समझ में आ गई आपको? जी हाँ। उसको बिल्कुल आइडेंटिकल कर देते हैं, जैसे ये है उसको ऐसे कोड लिख देते हैं। वी कैन यूज अदर प्रोग्राम in our Python language program, other language program, ऐसे सही कर देते हैं, other language program in our Python language program। we can use Python programs in any other language program। जी हाँ, पाइथन में दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल है। पाइथन को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जा सकता है, इसको बोलते हैं कि ये एम्बेडेड है। ठीक, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। ये इसकी बड़ी खास बात है। आज के ज़माने में आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, फेस डिटेक्शन और ये डिटेक्शन और फलाने डिटेक्शन और CCTV कैमरा और ये और वो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइब्रेरी फाइंड कर दीजिए पाइथन की और उसको कैसे यूज करेंगे आप ये समझ जाइए,
बस आपका काम हो जाएगा। पाइथन हैज अ रिच इनबिल्ट लाइब्रेरी। पाइथन हैज अ रिच इनबिल्ट, मतलब आपको बनाना भी नहीं है, मौजूद है, ठीक है, आपको यूज करना आना चाहिए उसे। इनबिल्ट हाँ लाइब्रेरी, बात समझ में आ रही है? कोई खतरनाक आदमी आया है F11 करके, ये हैकर वैकर लग रहा है हमको कुछ, ठीक है, गलत हो जाती है भाई, ओके। तो ये कुछ खास बातें थी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। फिर से जल्दी जल्दी एक बार रिविजिट कर ले नाम के लिए बस, ठीक है। फीचर्स क्या है भाई? पाइथन आसान है, इजी टू लर्न है, हाँ भाई बहुत बढ़िया। फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है, हाँ भाई बहुत बढ़िया। मैं सर प्लीज एम्बेडेड को थोड़ा और एक्शन करके समझाइए, समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कोशिश करते हैं, हमको ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये बात हमने समझी कि दुनिया के हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर उस पर पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन अवेलेबल है। ठीक है, पोर्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप चाहे 32 बिट आर्किटेक्चर का सिस्टम इस्तेमाल करें या 64 बिट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करें, आउटपुट हमेशा सेम आएगा, ये पाइथन गारंटी ले रही है। हाई लेवल का मतलब ये हुआ, ये एक तो इसके सिंटैक्स अंग्रेजी जैसे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, बहुत से लो लेवल काम यानी इनपुट आउटपुट मेमोरी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें वो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो पाइथन आपके बिहाफ पर खुद करेगी। डायनेमिकली टाइप का लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल का कोई टाइप नहीं होता, वेरिएबल का टाइप वही होता है जो उसकी वैल्यू का टाइप होता है। C++ की तरह नहीं कि अगर एक बार हमने वेरिएबल को जिस टाइप का बना दिया वो सिर्फ उसी टाइप की वैल्यू को लेगा, दूसरे टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। पाइथन ऐसा नहीं करता है, पाइथन सबके साथ खुश रहता है। ठीक है, सबसे और अच्छी बात क्या है कि पाइथन में प्रोसीजरल ओरिएंटेड गुण भी हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गुण भी हैं। आपको जो अच्छे लगे आप इस्तेमाल करिए, आपकी चॉइस पे है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब आप खाली रन करने की चिंता नहीं करिए, कंपाइल करने की चिंता छोड़ दीजिए, आम खाइए गुठलियां मत गिनिए। ठीक है, एक्सटेंसिबल का मतलब ये हुआ कि भाई साहब हम प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम में, हम अपने पाइथन प्रोग्राम में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++, अब जावा भी कह लीजिए, कोई मसला नहीं है, के कोड को के प्रोग्राम्स को यूज कर सकते हैं। एम्बेडेड का मतलब ये हुआ कि मैं अपने, मान लीजिए मेरे पास जावा एप्लीकेशन है, मेरे पास जावा एप्लीकेशन है और मुझे फेस डिटेक्शन का प्रोग्राम बनाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल बातें हैं। और एक लाइब्रेरी मान लीजिए फेस डिटेक्शन की लाइब्रेरी है, फेस डिटेक्शन की लाइब्रेरी मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ पाइथन में अवेलेबल है, ऐसा है नहीं, जावा में भी आती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए सिर्फ पाइथन में अवेलेबल है और मेरा पूरा एप्लीकेशन जो बना हुआ है वो जावा में बना है, पूरा एप्लीकेशन जावा में बना है, लेकिन जो फेस डिटेक्शन वाला पार्ट है ना, वो एल्गोरिथम जावा में कहीं है ही नहीं, मिल ही नहीं रही, और हम इतने काबिल भी नहीं है कि लिख लें। ठीक, तो पाइथन में मिल रही है। अब एक छोटी सी लाइब्रेरी यूज करने के चक्कर में हम अपना पूरा जावा का प्रोजेक्ट पाइथन में बदल रहे हैं, ये तो गड़बड़ बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो अब क्या करें? तो मैं कहूंगा अरे कोई बात नहीं, पाइथन एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब ये हुआ कि हम अपने जावा के प्रोग्राम से पाइथन के लाइब्रेरी को कॉल करेंगे, पाइथन का प्रोग्राम चलेगा, लाइब्रेरी चलेगी, एल्गोरिथम चलेगी, जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम अपने जावा में यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाइथन क्या है? एम्बेडेड है, यानी पाइथन के प्रोग्राम्स को किन्हीं दूसरी लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा के साथ यूज किया जा सकता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, नहीं आई? आगे बढ़े भाई, आगे प्रोसीड करें। ठीक है जी, शुक्रिया। अगला हमारा चैप्टर, यहाँ पे हमारा एक इंट्रोडक्शन था, हिस्ट्री थी, कुछ कुछ भी कह लीजिए आप, इसको टाइम पास कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, जो था वो हो गया। अब अगला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आइडेंटिफायर। ठीक, धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फंडामेंटल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी प्रोग्राम में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि अभी तक की भी नॉलेज हमारी खराब नहीं जाएगी। आइडेंटिफायर, क्या कोई बता सकता है कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं? कौनो नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, सब म्यूट पे लगा के सो जाते हैं। हाँ? ऐसा है? ऐसा नहीं है। नो सर, नो सर। हाँ, अरे नहीं है भाई, मैं तो वैसे ही कहता हूँ,
मेरी बात को आप बिल्कुल सीरियस ना ले, वरना आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। ठीक, चलिए मैं ही बताता हूँ। किसी के घर बच्चा पैदा हुआ, लड़की या लड़का, मतलब बाइस नहीं हूँ, कोई भी ऊपर वाले ने एक अच्छा सा गिफ्ट दिया फैमिली को, किसी घर में बच्चा पैदा हुआ, लड़की या लड़का कुछ भी। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? उसका नाम सोचा जाएगा सर। उसका नाम सोचा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा। अगर भाई वो हिंदू फैमिली में है तो पंडित जी से भाई उसकी राशि पता करके अक्षर लेकर उसका एक अच्छा सा नाम रखा जाएगा। कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अगर नाम ना रखें तो क्या होगा? फिर मोहल्ले वाले नाम रखेंगे, ओए कल्लू, ओए छोटू, अबे तबे, उसके दुनिया भर के नाम पड़ जाएंगे, क्योंकि उसका असली नाम को है नहीं, ताकि वो पहचाना जा सके, उसकी एक आइडेंटिटी हो। हाँ, कौन भाई साहब? यूनिक आइडेंटिटी, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसको पहचाना जा सके इसलिए उसका नाम रख देते हैं। ठीक, सोहन, रोहन, राम, शादाब, अब्दुल्ला, कुछ ऐसे ही नाम है जो हमारे सोसाइटी में होते हैं, हमने रख दिए। ठीक, तो हम सोर्स कोड में प्रोग्राम लिखते समय जो चीजें हम बनाते हैं, जैसे क्लास, क्लास का नाम क्या हुआ? आइडेंटिफायर। जैसे मेथड, फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या हुआ? आइडेंटिफायर। जैसे वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या हुआ? आइडेंटिफायर। तो सोर्स कोड में प्रोग्रामिंग के दौरान जिन चीजों को आप बनाते हैं, जिन चीजों का नाम जिन चीजों का आप बनाते हैं, मेथड, क्लास, वेरिएबल, उनका नाम क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर। ठीक, तो नेम ऑफ मेथड, आइडेंटिफायर क्या होता है? नेम ऑफ क्लास, फंक्शन एंड वेरिएबल और आइडेंटिफायर। नीचे कर देना जरा, जी हाइट। ठीक, बात समझ आ गई? अब भाई कुछ रूल्स होते हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो कुछ रूल्स हैं। लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम सीता नहीं रखेंगे, ये लड़की पैदा हुई तो उसका नाम राजू नहीं रख देंगे। एक रूल होते हैं ना भाई। हिंदू फैमिली में लड़का पैदा हुआ तो मान लीजिए उसका नाम रखा गया सत्यनारायण। ठीक, मुस्लिम मुस्लिम फैमिली थी, मान लीजिए लड़के का नाम रखा गया अब्दुल रहमान। उल्टा नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं कर देंगे कि हिंदू फैमिली है तो लड़के का नाम रख दिया अब्दुल रहमान, या मुस्लिम फैमिली है तो सत्यनारायण। हालांकि दोनों बहुत ही अच्छे नाम है, दोनों की मीनिंग बहुत अच्छी है, दोनों के नाम बहुत अच्छे हैं, दोनों हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं। लेकिन नहीं, हमने एक रूल बना रखा है कि नहीं भाई, हम अपने नाम, बच्चों के नाम ऐसे ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो हमारे आइडेंटिफायर के भी कुछ रूल्स हैं, हमारे आइडेंटिफायर के भी कुछ रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं? रूल्स को जान लीजिए। कंट्रोल जेड, कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, कैन कंटेन अल्फा बिट्स, नंबर या के लीजिए डिजिट, और आपका बहुत दिल चाह रहा है, आपका बहुत दिल चाह रहा है तो अंडरस्कोर। ठीक, कितनी चीजें लिख सकते हैं आइडेंटिफायर में हम? एज आइडेंटिफायर अगर हमें किसी का नाम लिखना है, जैसे क्लास का नाम, फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम, तो हम या तो अल्फाबेट्स ABCD, आइदर लोअर केस और स्मॉल केस, सॉरी लोअर केस और अपर केस, डिजिट 0 से 9, और स्पेशल सिंबल के नाम पर आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा आपने कुछ भी इस्तेमाल किया तो वो इलीगल है। जैसे जैसे मान लीजिए आपने किया ABC 1 2 3 इक्वल टू 100, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चला के दिखाऊं मैं? चला के दिखा देता है। पाइथन इंटरप्रेटर में आ जाइए, तो पाइथन इंटरप्रेटर में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाइथन, ये देखिए बदल गया इसका रंग रूप, अब ये ट्रिपल आ गया ना। अब मैंने लिखा ABC 1 2 3 इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 100 दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। ABC 1 2 3 नाम का कोई वेरिएबल है? हाँ है, उसका वेरिएबल 100 है। ठीक, अब अंडरस्कोर लगा के देखते हैं। ABC अंडरस्कोर 1 2 3, और इसकी वैल्यू को दे देते हैं हम 99 दे दिया। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं। ABC 1 2 3 कराएंगे तो क्या आएगा? 100। ABC अंडरस्कोर 1 2 3 कराएंगे तो क्या आएगा? इतना। अब मेरा दिल चाह रहा है कि स्पेस देके देखें। ABC स्पेस 1 2 3 इक्वल टू, मान लीजिए 8 8 8। ठीक, तो कहेगा कि भैया गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसको नहीं पहचानते। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट, ओके,
ABC _123 इक्वल टू 999, ये क्या है? ओके, ये भी ठीक है। अगर आपका दिल चाहा कि आपने स्पेस डाल दिया, स्पेस 123 इक्वल टू 888, ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों एरर हो जाएगा? क्योंकि भाई आपसे बताया गया कि आइडेंटिफायर में आप अल्फाबेट इस्तेमाल करिए। आप कहेंगे सर मैंने किया तो है। आप डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, अरे मैंने किया तो है। आप सिर्फ अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने स्पेस इस्तेमाल कर लिया, ऐसे गड़बड़ हो गया। ठीक, अच्छा, कुछ लोग जावा के बैकग्राउंड से होंगे तो उनको पता होगा कि डॉलर साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉलर साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जावा में। ठीक, जावा में तो आप ऐसे करते हैं, डॉलर सिंबल, ये डॉलर सिंबल ऐसे कर दिया और क्या करते हैं 777। तो ये क्या होना चाहिए? एरर होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? ये एरर है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ABC डॉलर सिंबल 123 इक्वल टू 777, ये भी एरर है भाई, डॉलर भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ अगर बहुत दिल चाह रहा है तो अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। ठीक, अच्छा, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, कैन नॉट, सर @ भी नहीं चलेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ स्पेशल सिंबल के नाम पे भाई साहब अंडरस्कोर, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सारी चीजों को पाइथन ने सिरे से मना कर दिया कि नहीं तो नहीं तो नहीं। ठीक है, ओके सर। हाँ, आपके सामने जो हो सकता है वो ये हो सकता है। अल्फाबेट्स मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऐसे, ए से लेकर, सॉरी, ए से लेकर जेड तक, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक के, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, डिजिट के नाम पर बात करें, अगर हम डिजिट के नाम पर बात करें तो 0 से 9 तक, ऐसे हो गया। ठीक, और अगर आप दो वेरिएबल बनाए, मान लीजिए टेस्ट इक्वल टू ले लो, नंबर ही ले लेते हैं, आसान होता है नंबर। मान लीजिए 11 ले लिया मैंने, ठीक, और कैपिटल में टेस्ट इक्वल टू मैंने ले लिया 22। तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ये देखते हैं, मैंने टेस्ट इक्वल टू क्या लिया, 11 ले लिया, और टेस्ट इक्वल टू क्या ले लिया, 22 ले लिया। दो अलग अलग वेरिएबल बना लिए। अब मैं अगर स्मॉल टेस्ट लिखता हूँ तो क्या आना चाहिए, 11, और मैं कैपिटल टेस्ट लिखूंगा तो क्या आना चाहिए, 22, और मैं कुछ अगर गड़बड़ शड़बड़ लिख देता हूँ तो एरर। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। और एक रूल हो गया कि भाई ये चीज होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या होना चाहिए, आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। भाई डिजिट से ना स्टार्ट करिए, डिजिट से ना स्टार्ट करिए भाई, डिजिट से ना स्टार्ट करिए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, तो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। तो सम 1 इक्वल टू, मान लीजिए आपने 100 ले लिया, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके, क्योंकि भाई SUM अल्फाबेट्स हैं और 1 डिजिट है। अब आपका दिल चाह रहा है कि मैं 2 सम इक्वल टू 200 कर दूं, तो ये क्या है, एरर। ये क्या एरर है? क्यों? कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। आइए देखते हैं, सम 1 इक्वल टू 100, बहुत बढ़िया, चल गया। प्रिंट करा के भी देख लेते हैं सम 1 की वैल्यू, बहुत बढ़िया, 100 आ रही है। अब मेरा दिल चाहा 2 सम इक्वल टू 200 कर दे, एरर भाई, इनवैलिड सिंटैक्स, ऐसा नहीं हो सकता है ना। बात समझ में आ रही है आपको? नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता, मतलब नंबर हो तो सकता है लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट है किसी को, कोई परेशानी, कोई समस्या, बिल्कुल पूछें। ठीक है, तीसरा होता है भाई कि पाइथन के जो आइडेंटिफायर होता है वो केस सेंसिटिव होता है। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव, ठीक है। तो वही एग्जांपल जो मैंने वहां लिखा था उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये चीज उठा लीजिए यहाँ से, आप यहाँ पर पेस्ट कर, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, स्मॉल अलग माना जाता है, कैपिटल अलग माना जाता है। तो बात वो कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। आइडेंटिफायर के बारे में खास बात क्या है कि आप उसमें अल्फाबेट सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो अपर केस में हो चाहे वो लोअर केस में हो।
आइडेंटिफायर में आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है तो वो प्राइवेट माना जाता है। ठीक, अभी बात कर लेंगे इसके बारे में। आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं होगा। डॉलर सिंबल अलाउड नहीं है पाइथन में। डॉलर सिंबल अलाउड नहीं है, क्योंकि जो लोग जावा के बैकग्राउंड से आए हैं, जावा और पाइथन में यहाँ पर फर्क ये होता है कि जावा अगर होती तो यहाँ पर डॉलर सिंबल भी लग जाता कि भाई आप छोटा है, छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी, ठीक, और डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल के नाम पर आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, और डॉलर साइन इस्तेमाल कर सकते हैं जावा में। पाइथन में ये सुविधा आपको नहीं दी गई है। पाइथन में आपको सिर्फ अंडरस्कोर से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर आप चला सकते हैं तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, पाइथन आपके ये इंतजार नहीं कर रही है। ठीक, बात समझ में आ गई? ना समझ में आई? ठीक, अब एक कन्वेंशन देख लीजिए। एक कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन मतलब फॉलो करें तो ठीक, ना फॉलो करें तो कोई एरर नहीं है। ठीक, कन्वेंशन का मतलब ये होगा कि अगर कोई ऐसे वेरिएबल लिखा है, ऐसे एक अंडरस्कोर, एक वो है अंडरस्कोर, तो उसको प्राइवेट माना जाएगा। ठीक, कन्वेंशन कहता है कि अगर दो अंडरस्कोर हैं तो स्ट्रांगली प्राइवेट माना जाएगा। माना जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। और अगर अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर ऐसे शुरू हुआ है तो ये कोई जो है ये इनबिल्ट वेरिएबल और मेथड है या फंक्शन, जो भी कह लीजिए, कुछ इस तरह से है। ठीक, तो जब ये आएगा तो मैं बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बात आइडेंटिफायर का मसला यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक, अगला टॉपिक हमारा आ रहा है कीवर्ड्स। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है कीवर्ड्स। हालांकि हमने पिछली बार डिस्कस किया था, लेकिन हमने आपको बार बार कहा कि हम दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे, वो इसीलिए रोक रखा था कि हमें क्या पढ़ना है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसे कल भी चर्चा हुई थी और आज भी थोड़ी बहुत चर्चा की। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग कंपाइलर को पहले से ही पता होती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको यूज करती है वैसे ही जैसे कंपाइलर को पता है, और हम भी उनको यूज कर सकते हैं वैसे ही जैसे कंपाइलर को पता है। जैसे इफ का इस्तेमाल आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपसे कह रही है। आप इफ नाम की क्लास नहीं बना सकते, इफ नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, इफ नाम का मेथड नहीं बना सकते। इफ को कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, वो कंडीशन के लिए ही यूज होगी। फॉर का इस्तेमाल लूप के लिए किया जाता है, लूप ही इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता होती है, जिनकी फंक्शनलिटी कंपाइलर को पहले से ही पता होती है। टोटल 33 है। टोटल कितने हैं? टोटल 33 कीवर्ड्स हैं। मैं आपके सामने लिख देता हूँ सारे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये काम करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखता हूँ, थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन रहता है तो मैं बताता हूँ। ये 3 कीवर्ड हो गए। इसके बाद कल किसी ने कहा था ना एंड वेंड की एज अ कीवर्ड तो पाइथन में ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इफ होता है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्सिफ होता था, इसमें एलिफ होता है, एल्सिफ नहीं होता है। एलिफ काम वही है, नाम बदल दिया है, ठीक है, और एल्स होता है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर बात करें, एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, पहले लूप्स का पढ़ लेते हैं। लूप्स में कौन कौन से होते हैं भाई? व्हाइल होता है, फॉर होता है, और कुछ हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं लाइक ब्रेक, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू हो गया, और फिर क्या होता है, हाँ एक रिटर्न होता है, याद आ गया, ठीक है। और क्या होता है, इन और यील्ड, ये ऐसे होते हैं। फिर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में करेंगे। ट्राई, जावा में कैच होता है, इसमें एक्सेप्ट होता है ना, हाँ एक्सेप्ट, जावा में कैच होता है। ट्राई कैच फाइनली होता है, और इसमें क्या होता है, ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली होता है। उसमें थ्रो होता है, इसमें रेज होता है,
और उसमें भी assert होता है, इसमें भी assert होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कौन से बचे? कुछ और जो बच गए उनको एक साथ लिख देते हैं। जैसे बच गए import from as, और क्या होता है, क्लास बनाने के लिए, डेफ फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए हो गया, और नॉन लोकल ये कुछ होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, लैम्डा फंक्शनल प्रोग्रामिंग, लैम्डा हो गया, और डेल कीवर्ड होता है, और विद कीवर्ड होता है। इतने सारे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, गिन लीजिए 33 हैं। 3 4 7 और 3 10 10 तो ये हो गए। 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ तक के हो गए। 18 19 20 21 22 यहाँ तक के हो गए। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 हो गए। एक कोई रह गया है, पास रह गया है क्या? हाँ, पास रह गया है मेरे ख्याल से। ठीक है, एक कोई रह गया है, पास। हाँ, यस, पास रह गया है, पास ये रह गया। ठीक है, तो इतने सारे कीवर्ड हमारे, अरे भाई इतने सारे कीवर्ड अब पास हो गया। ठीक है, कोई मैसेज कर रहा है? क्या मैसेज कर रहे हैं भाई? बुल कीवर्ड नहीं है ना, ना डेटा टाइप इसमें कीवर्ड है ही नहीं, इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स है नहीं, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। अच्छा, अब आप कह रहे हैं अपने मन से बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, जो ऐसे कैसे यकीन मान ले? हाँ, भरोसा नहीं करना है, हम पे भी नहीं करना है, किसी पे भी नहीं करना है। तो एक कमांड लिखता हूँ मैं, कमांड लिखता हूँ import कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। ये देखिए, हम पे बिल्कुल भरोसा मत करिए। कॉपी हो सकता है तो कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अरे बाप रे बाप, तो इतना सारा आ गया तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना। ओ नहीं, नए भी आगे बेचा रहे, गुड, नए जुड़ गए। ठीक, कौन सा नया जुड़ा? असिंक, ये मैंने नहीं लिखा था, ये नया जुड़ गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे एक नया जुड़ गया, तब तो 35 हो जाने चाहिए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। हाँ, दो नए कीवर्ड आ गए हैं, असिंक और अवेट। वो मैंने नहीं लिखे तो मैं लिख देता हूँ कहीं यहाँ, तो नोट्स भी अपडेट कर लेते हैं। सिंक, ये मल्टी थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, सॉरी, और अवेट। जी हाँ, ये दो हो गए। इसको अब हम +2 कर लेते हैं, 33 +2 कीवर्ड्स। तो अब जो मैंने कमांड लिखी ना, उस कमांड को भी लिख देता हूँ मैं, जिससे ये आता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले लिखना पड़ता है import कीवर्ड। पहला कमांड ये चलाना है आपको, बस नहीं होगा, कीवर्ड होता है। और उसके बाद आपको कौन सी कमांड चलानी है? उसके बाद चलाना है कीवर्ड डॉट kw लिस्ट। ये कमांड आप चलाएंगे तो आपके सामने ऐसा आउटपुट आ जाएगा, जो आपके सामने उस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी कीवर्ड्स होंगे, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई आपको गलत नहीं बता सकता, आपको देखा करिए। ठीक है, हाँ, मुझसे मिस हो गया, कोई मसला नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स पाए जाते हैं उनको आप देख सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं, तो भी आपको कंफ्यूजन हो कि यार ये कीवर्ड है कि नहीं है। अब गौर करने वाली बात ये कि सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखे, सारे सिवाय इन 3 के। इन 3 को आप छोड़ दीजिए, तो जितने भी कीवर्ड्स आपके हैं वो सब के सब किस में लिखे हुए हैं? स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। एक बात, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं। क्या है? ट्रू एक बूलियन वैल्यू है जो ट्रू को डिफाइनिंग करती है, फॉल्स एक बूलियन वैल्यू है जो फॉल्स को डिनोट करती है, नन एब्सेंट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एब्सेंट ऑफ वैल्यू को। जैसे अंधेरा क्या है? व्हाट इज डार्कनेस? एब्सेंट ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का ना होना अंधेरा। ठीक, तो जैसे लाइट आएगी अंधेरा चला जाएगा। तो ये बात हो गई, बहुत बढ़िया। कोई क्वेश्चन इस पे? जिन लोगों का मन तड़प रहा है इंट फ्लोट भूल के लिए, उनके लिए भी अगला ही टॉपिक आएगा, डोंट वरी। इतने में किसी को प्रॉब्लम है तो ठीक, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। कीवर्ड का चैप्टर क्लोज।
अगला है डाटा टाइप, डाटा नहीं सॉरी डेटा, डेटा टाइप है ना। हाँ जी, डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। हाँ भैया, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी ना कि वो इंट है और फ्लोट है और बूल है, ये डेटा टाइप्स कहलाते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये डेटा टाइप्स कहलाते हैं। लेकिन पाइथन के साथ थोड़ा सा अजीब मामला ये है कि भाई साहब जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड है। डायनेमिकली टाइप मतलब वेरिएबल का कोई टाइप नहीं होता, वेरिएबल टाइप लेस है। वो टाइप को इन्फर करता है वैल्यू से, जिस तरह की वैल्यू होगी उस तरह का वेरिएबल होगा। मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक। अब बहुत सारे होते हैं, क्या नाम है, डेटा टाइप्स। तो मैं लिख तो सारे दूंगा, हमें पढ़ाने नहीं है और ना मैं पढ़ाने हैं, ठीक। जरूरी नहीं कि हर चीज पढ़ी जाए। कहीं दावत में जाते हैं तो जरूरी थोड़ा कि सारे आइटम खाए जाए। जितना खा पाइए ना, पेट तो आप ही का है, खाना दूसरे का है। रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा इनसाइड जी भाई साहब। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप रिप्रेजेंट करते हैं टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इनसाइड अ वेरिएबल। वेरिएबल में जो डेटा है, वेरिएबल में जो डेटा है वो किस तरह का है, ये कौन बताता है? डेटा टाइप बताता है, ठीक है। पाइथन में भैया बहुत सारे हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। लिखना शुरू करता हूँ मैं, शायद ही आपको पता हो, नहीं पता है तो जान लीजिए। बस इस मुगालते में मत आइएगा कि सारे पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होती, जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो जरूरी है वो बताया जाएगा, डोंट वरी। ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। जबकि इसमें तो पाइथन 2 में ज्यादा थे, कम हो गया इसमें। एंड के बाद क्या होता है? और कौन कौन से होते हैं? और होता है कॉम्प्लेक्स। और कौन सा होता है? अरे भाई, इसके बाद कौन सा होता है भाई? ये आगे बोलिए, ठीक है। कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। एंड कीवर्ड नहीं है, फ्लोट कीवर्ड नहीं है। जावा में होते हैं, जावा में होते हैं, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। बाइट्स, बाइट, अरे ठीक। और क्या है भाई? और कौन सा होता है? हाँ, रेंज। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आने लगे, ठीक। कॉम्प्लेक्स मतलब वाला कॉम्प्लेक्स नहीं, ऊपर वाला कलेक्शन फ्रेमवर्क बोल सकते हैं पाइथन का। टुपल, ट्रिपल और सेट और फ्रोजन सेट। सर चेयर होगा? कैर ऐसे भी नहीं होता, कैर होता है भाई। चेयर तो कहीं नहीं होता, कैर होता है। कैर जावा में नहीं है, ओके सर। सॉरी सॉरी सॉरी, तो इसमें पाइथन में नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, इतने तरह के डेटा टाइप्स आपकी क्या नाम है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट किए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे नहीं पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। जो नहीं पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपके काम के नहीं है, या उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, या उतने आम तौर से उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक। तो एक बात तो ये होगी, इतने सारे डेटा टाइप्स। अच्छा भैया, अब अगला काम क्या करना है हमें? एक तो सबके बारे में जानना है, और दूसरा जो है कुछ फंक्शंस हम इस्तेमाल करेंगे। उन फंक्शंस को हम पहले लिख लेते हैं। उन फंक्शन को क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि उनका इस्तेमाल हमें आगे पड़ेगा। यूजफुल, पहला देखिए, पहला क्या है हमारा? टाइप। कभी अब कौन आया? दीपक कुमार शाह। हाँ भाई, ये दीपक साहब, बड़ी देर में दीपक जलाया, ठीक। तो टाइप, इस फंक्शन का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक। क्यों करेंगे? इसका इस्तेमाल किया जाएगा टू चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल, टू चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल इस समय किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। दूसरा, ये कुछ यूजफुल फंक्शन है, ऐसे तो फंक्शन बेशुमार फंक्शन है, डोंट वरी, हम पढ़ेंगे एक एक करके।
आईडी आईडी क्या देती है भाई? एक्चुअली में पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एड्रेस होता है, रेफरेंस होता है। जावा में रेफरेंस कह देते हैं, पाइथन में एड्रेस कह देते हैं, सी प्लस प्लस में पॉइंटर कह देते हैं, टू, और हिंदी में पता कह देते हैं। टू गेट द एड्रेस, टू गेट एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, एड्रेस ऑफ, जी हाँ, ठीक है, ये हो गया। ठीक, तीसरा फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे भैया? बहुत जबरदस्त फंक्शन है, उसका नाम है प्रिंट। हाँ भाई, कुछ आपको प्रिंट कराना है, समथिंग टू प्रिंट द वैल्यू, ठीक है, टू प्रिंट द वैल्यू, बस सीधी सी बात है। तो ये तीन फंक्शन अभी हम इस्तेमाल करेंगे आगे। कैसे? एग्जाम्पल आगे आ जाएगा, डोंट वरी। टाइप का काम क्या होता है? टाइप का काम ये होता है कि किसी वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू है ये हमें पता करना है किस टाइप की, तो उसके लिए टाइप फंक्शन। किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस, किसी वैल्यू का एड्रेस पता करना है तो आईडी फंक्शन, और कुछ वैल्यू प्रिंट करानी है तो प्रिंट फंक्शन। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब आइए जो हमको पढ़ना है वो डेटा टाइप हम देखते हैं। इंट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप, ठीक है। पाइथन 2 में जो था वो लॉन्ग भी होता था। पाइथन 2 जो थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो अब क्या नाम है, अब्सोल्यूट हो गई है, खत्म हो गई है, और पाइथन ने भी सपोर्ट इसका बंद कर दिया है। तो अगर किसी ने पाइथन 2 पढ़ी हो या कोई पढ़ना चाहे, हालांकि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है रत्ती बराबर भी, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाइथन 2 में इंट भी होता था, लॉन्ग भी होता था, लेकिन पाइथन 3 में लॉन्ग हटा दिया गया। लॉन्ग वैल्यू भी जो डिस्प्ले की जाएंगी और स्टोर की जाएंगी वो इंट डेटा टाइप में की जाएंगी। उसके बारे में जल्दी से लिख लीजिए। we can use int data type to represent whole numbers. We can use int data। सर पाइथन 2 और पाइथन 3 बहुत ज्यादा ही डिफर है करती है कि सब लाइब्रेरीज से डिफर करती है? नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सबसे पहला डिफरेंस जो है वो सबसे खतरनाक डिफरेंस है कि दोनों इनकम्पेटेबल है। मतलब पाइथन 2 का कोड हम पाइथन 3 वाले सॉफ्टवेयर पे नहीं चला सकते, पाइथन 3 वाले का सॉफ्ट कोड पाइथन 2 वाले पे नहीं चला सकते। सबसे पहली बात तो ये हो गई, इसलिए हमें एक के साथ रहना पड़ेगा। अगर हम पाइथन 2 पे पढ़ रहे हैं तो पाइथन 2 पे पढ़ेंगे, पाइथन 3 पे है तो पाइथन 3 पे रहेंगे। जैसे जावा की अगर हम बात करें, जावा 14 आ चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी कोड किसी पे भी करा लिए, कोई मसला नहीं है, ठीक। लेकिन पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों ही हाईली इनकम्पेटेबल हैं। अच्छा, एक तो जनरल बात होगी। दूसरा ये कि माइनर डिफरेंस किया गया। जैसे ये डिफरेंस किया गया, पहला डिफरेंस कि पाइथन 2 में लॉन्ग डेटा टाइप होता था, पाइथन 3 से हटा दिया गया। एक बात, पाइथन 2 में प्रिंट करने का तरीका अलग है, पाइथन 3 में प्रिंट करने का तरीका अलग है। इसको आप गौर करके देखिएगा, ठीक। और जैसे जैसे डिफरेंस आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक। और अच्छी बात यह है कि अब हम पाइथन 3 ही पढ़ें। कोई भी जब रिसोर्स पढ़ते हैं ना, मान लीजिए इंटरनेट से पढ़ रहे हो, तो ये जरूर देख लीजिएगा कि बंदा क्या पढ़ा रहा है। पाइथन 2 पढ़ा रहा है तो उस रिसोर्स को मत देखिएगा, पाइथन 3 वाले रिसोर्स को लिखिएगा। तो वी कैन यूज इंट डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स। होल नंबर्स में 0 भी आता है बस, और उसको आसान लैंग्वेज में इंटीजर्स, ठीक है। और नोट पॉइंट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए पाइथन 2 कैसे इसको लिखा दें। इन पाइथन 2 वी हैव, हाँ ऐसे लिख देते हैं, इन पाइथन 2 के साथ लिखो, वी हैव लॉन्ग डेटा टाइप 2 होता था, ठीक है। बट पाइथन 3 हैज नो लॉन्ग वैल्यू, बट पाइथन 3 हैज लॉन्ग डेटा टाइप, ठीक। बस बात खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक, एंड हो गया। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए आपने a=10 लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह वाकई में इंट वैल्यू है कि नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब टाइप इंट करा के देख लीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये कुछ इंट जैसा आ जाए तो उसका मतलब ये इंट है। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े को फारसी क्या, करके देखते हैं। मैंने a=10 लिया, बहुत देर से a चल रहा है, चलो x ले लेते हैं, x=10
10 लिया, ठीक है। अब मैंने पहले तो x को प्रिंट कराया, हाँ x में 10 है, ठीक है। अब मैं टाइप देख लूँ जरा, टाइप देख लूँ x का, देखिए इंट क्या आ रहा है, इंट आ रहा है, ठीक। तो ये इंट टाइप का है। अच्छा मैं इसकी आईडी देखना चाहूँ, इसका एड्रेस देखना चाहूँ कि मेमोरी में इसका क्या एड्रेस है, ये कुछ एड्रेस इस तरह से आ रहा है। हमारा अंडरस्टैंडेबल नहीं है, लेकिन हाँ एक नंबर है, पर ठीक है, नंबर है तो नंबर है। और समझ आ रही है। प्रिंट करा के देखना चाहें x को, उसको प्रिंट करा के देखना चाहें, ऐसे देखिए। तीनों काम एक साथ करना चाहते हैं, फाइल बनानी पड़ेगी। तीनों काम एक साथ करना चाहते हैं, फाइल बनानी पड़ेगी। पाइथन प्रोग्राम्स में है, इसी में कर लेते हैं, तो जनरेट करें, ठीक। पहले उतना हो गया। सबसे पहले हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 10 लिया मैंने, 10 लिया। और सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रिंट टाइप ऑफ x का टाइप था उसको प्रिंट करा दिया। फिर क्या कराया, x की आईडी प्रिंट करा दी, ठीक है। और फिर आखिर में क्या कराया, x ही प्रिंट करा दिया, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं और आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, टाइप ऐसे, आईडी ऐसे, आपको पढ़ने में आसानी रहे और कोई बात नहीं है। ऐसे कर दिया, ये मैंने प्रोग्राम बनाया। अब मैं इसको चलाना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे चलाऊँ। तो ये देखिए, ये मेरा प्रोग्राम कहाँ है, इस फोल्डर में है। तो मैंने यहाँ पे cmd एंटर मारा, मेरे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, ठीक है। मैंने लिखा py और फाइल का नाम क्या है a.py, एंटर मारा मैंने। ये देखिए सबसे पहले क्या आया, हेलो फ्रॉम a.py। टाइप इसका क्या है, ये है। आईडी इसकी क्या है, ये है। और वैल्यू क्या है इसकी, ये, ठीक। तो ये सारे काम आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है किसी को? ना। अब इंटीजर वैल्यू को हम लोग कई सारे फॉर्म्स में ले सकते हैं, कई सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं हमारे। तो हमारा पहला नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल फॉर्म। दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी फॉर्म। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा कोई कोई भाई साहब ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइनरी हो गया, फिर ऑक्टल फॉर्म हो गया, और चौथा जो हो गया वो क्या हो गया, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल फॉर्म हो गया। इतने सारे फॉर्म में आप इंट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10। और स्पेस दे देते हैं, बाकी सब में दिया तो ये दे देते हैं, ठीक। 4 वेरिएबल बनाए, चारों में वैल्यू है 10 10 10। तो ये कौन से नंबर सिस्टम में है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में, ओके। अब आपने इसको आगे क्या किया, 0 और b लगा दिया, या 0 स्मॉल b लगाया, 0। तो ये कौन से नंबर सिस्टम में हो गए, बाइनरी, ठीक। आपने इसके आगे 0 और कैपिटल O लगा दिया, या 0 स्मॉल o लगा के 10 लिख दिया। ये कौन से फॉर्म में हो गया, ऑक्टल फॉर्म में हो गया। इसी तरह आपने इसके आगे 0 कैपिटल X लिख दिया, या 0 स्मॉल x लिख दिया, और उसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल। ये देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से लिखा। अगर 0b चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो वो बाइनरी है, 0o चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो वो ऑक्टल है, और 0x चाहे वो इसमें हो चाहे 0x कैपिटल में हो चाहे इसमें हो स्मॉल में, हेक्साडेसिमल है। मजे की बात यह है कि जो प्रिंट फंक्शन होता है ऑलवेज प्रिंट इन डेसिमल फॉर्म। कोई भी नंबर को जो प्रिंट हमारा है
वो डेसिमल फॉर्म में ही करेगा। ठीक है, आपको यकीन नहीं आ रहा है, ठीक, कोई ना है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा हो गया था, चलिए मैं दूसरा प्रोग्राम बना लेता हूँ, क्यों बार बार आपको डिस्टर्ब करूँ। Ctrl+C Ctrl+V और इसका नाम मैं रीनेम कर दूँ, इसका नाम कर दूँ v.py। ठीक, और इसको भी मैं खोल लेता हूँ, तो कोड तो वैसे ही रहेगा, कॉपी किया है, तो hello.v.py पहला चेंज कर लिया। आइए यहाँ जो मैंने कोड लिखा ना, उसको कॉपी कर लेते हैं, ये कोड कॉपी कर लिया, बी में डाल दिया। भाई उसको भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये कोई ऐसा सिंबल तो होता नहीं है। ठीक है तो ये सब हो गया। अब आइए प्रिंट कराते हैं, तो आइए प्रिंट कराते हैं, प्रिंट प्रिंट a = 1। ठीक है, और b = और c = और d = ऐसा भी b हो गया, ऐसा भी c हो गया, ऐसा भी d हो गया। ये प्रोग्राम चला के देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अच्छा नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, आपको कमेंट कर रहा था सर, इज देयर एनी मार्किंग और अटेंडेंस स्कीम इन क्लास रेगुलरली? ये जो सॉफ्टवेयर है ना आपका एलएमएस, जिसको थ्रू आप एक्सेस करते हैं, इसमें सब कुछ होगा, इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपके अटेंडेंस भी, सब कुछ आपका इसी से मैनेज होगा, सर्टिफिकेट वगैरह भी सब आपका इसी से जनरेट होगा। बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता। आप अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आपको जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है या जहाँ से आपको उसके बारे में पता चला, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कुछ नहीं होता तो आप मेरे को पूछे, फिर मैं पर्सनली पता करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये बी डॉट हो गया। अब मैं यहाँ गया, अब मुझे बी वाली फाइल रन करानी है, तो मैंने अप एरो दबाया और मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो बी वाली रन करानी है, पाई स्पेस b.py यानी फाइल का नाम। ठीक, कुछ इसने गड़बड़ दे दिया, क्या गड़बड़ दे दिया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, डेसिमल इज नॉट डिफाइंड, तो क्या कमेंट ऐसे नहीं लगते हैं इसमें? सॉरी, जावा वाली आदत पड़ी थी, ध्यान नहीं दिया, इसमें ऐसे लगते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से आता हूँ, मैंने अप एरो दबाया, सिम कमांड आ गई, तो ये देखिए क्या कह रहा है। ए को उसने लिखा 10 क्योंकि वो तो डेसिमल में था, बी को उसने 2 लिखा क्योंकि 0 भी 1 0 वो बाइनरी में लिखा हुआ है, सी को उसने 8 लिखा, डी को उसने 16 लिखा। चलो इसको थोड़ा सा खेलते हैं, दिया हाँ, मना हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। बीफ ओ ये चल गया, ऐसा क्यों हुआ? हेक्साडेसिमल में देखिए भाई साहब, हेक्साडेसिमल में जो अलाउ होते हैं वो 0 से 9 होता है और ए से एफ होता है, चाहे कैपिटल में चाहे स्मॉल में, कोई मतलब नहीं है। तो जब मैंने यहाँ बियर लिखा आर, तो आर एफ के बाहर आता है, ऐसा नहीं हो सकता, समझना नहीं है। कुछ और लिख दीजिए छोटा सा, स्पेस एफ ए सी ई, ए बी सी डी ई एफ चलेगा। स्पेस की वैल्यू क्या देखें, अब एरो दबाया, एंटर मारा, ये देखिए ये वैल्यू आ रही है ना। तो ये हेक्साडेसिमल है, ये ऑक्टल है, ये बाइनरी है, ये डेसिमल है। कैसे पहचानेंगे? अगर वो 0 बी से स्टार्ट हो रहा हो तो बाइनरी, 0 ओ से स्टार्ट हो रहा हो तो ऑक्टल, और 0 एक्स से स्टार्ट हो रहा हो तो हेक्साडेसिमल। ठीक,
अब अक्सर लोग जो परेशान रहते हैं, एक प्रोग्राम आता है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, दुनिया भर की बात होती है उसमें, ठीक है। तो आपको पाइथन में प्रोग्राम होने की पाइथन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाइथन ने इसके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ बना के रखा हुआ है, और जुगाड़ का नाम है बेस कन्वर्जन फंक्शन। बेस कन्वर्जन फंक्शन है बहुत सारे, आपको वो जान लेना है। ऐसे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, बिन नाम का फंक्शन। बिन नाम का फंक्शन आप किसी को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, किसी को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। समझ में आ रही है? वी कैन यूज बिन फंक्शन टू कन्वर्ट एनी बेस टू बाइनरी। इसके बारे में लिख देता हूं मैं, कैन यूज बिन फंक्शन टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस टू बाइनरी। अब आइए इस प्रोग्राम पे दिखाते हैं आपको। इसमें आपने लिखा बिन और आप चाहते हैं 99 का बाइनरी क्या होना चाहिए, ये बाइनरी है 99। कितना आसान, आपने लिखा बिन, आपको पता करना है कि 21 का बाइनरी क्या है, आपको पता करना है 2 का बाइनरी क्या है। ये देखिए, ये तो मैंने लिखा था यहाँ, हरी बात समझ में। किसी को भी आप ऑक्टल में है, ऑक्टल में कैसे लिखेंगे, मान लो हेक्साडेसिमल में लिख देते हैं 0x, ठीक। ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो किसी को भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी। अगला क्या है भाई, ऑक्ट। अगला क्या है, इसलिए पाइथन आसान लगती है लोगों को। we can use oct function to convert any base to octal। आइए इसमें देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा ऑक्ट, और ऑक्ट को मैं 99 को ऑक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये आएगा ऑक्ट में हमेशा 0 से 7 तक के नंबर आएंगे, क्योंकि बेस 8 है उसका, 0 से 7 तक नंबर आएंगे। ऐसा हो गया, ठीक। इसी तरह भाई हेक्स है, इसी तरह क्या है, हेक्स है। क्या है, हेक्स है। हेक्स के बारे में भी यही बात कही जा सकती है, हेक्स के बारे में भी यही बात की जा सकती है। we can use hex to convert any from to। अच्छा वो हाँ करती हूँ ना। अरे वो क्या है कि डाउट क्लास रहती है 10-15 मिनट की, डाउट छोड़ जाओ, बाकी देखना यूट्यूब से ही रहता है। कौन मैडम है, भाई 10 लेक्चर तक के तो आपका क्या नाम है पाइथन है, उसके बाद से ही एमएल स्टार्ट होगा। आशी ने कहा पाइथन में कमेंट पॉइंट से स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही, मैं भूल गया था, सॉरी, ठीक है। और यूट्यूब से भी देख सकते हैं जैसा कि किसी ने कहा, ठीक। आगे ये मेरा हो गया क्या नाम है, इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप के बारे में जितनी बातें थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी कि भाई होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो इंटीजर टाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। पाइथन 2 में तो लॉन्ग होता है, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए आप बात आपको ना बताऊं तो आप जो है कहीं से ढूंढ के लाएंगे, कहेंगे सर इसमें आपने लॉन्ग नहीं लिखा। तो उसके लिए भाई जवाब ये है कि लॉन्ग पाइथन 3 में नहीं होता है, पाइथन 2 में होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। फिर मैंने यूज करके दिखा दिया, एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक इंटीजर वैल्यू डाल दी, उसका टाइप हमें इंट मिल जाएगा। टाइप पता करने के लिए हमारे पास टाइप फंक्शन है। एक इंटीजर नंबर्स को आप डिफरेंट फॉर्म में शो कर सकते हैं। नंबर सिस्टम होते हैं हमारे पास, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, ठीक है। आप अपने मन का एक और भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है नंबर सिस्टम। तो इस तरह से हो गया। फिर एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये तरीके हो गए, ठीक है। अगला डेटा टाइप है मेरे पास, फ्लोट पढ़ा के खत्म कर देंगे आज की क्लास, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 10 तक के जो है वो पाइथन चलेगी, उसके बाद एमएल स्टार्ट होगा। फ्लोट डेटा टाइप के बारे में बात की जाती है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे लिख देते हैं
we can use float data type to represent floating point वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक। आसान सी बात है, कोई मसला नहीं है। जैसे इंटर था वैसे इसके साथ भी खेलेंगे। तो सपोज करो मैंने क्या लिया, एक x इक्वल टू 2.3 लिया, 2.4 ले लिया, 2.3 ले लिया, कोई भी ले लीजिए। तो ये क्या है, ये फ्लोट नंबर है। ये क्या है, फ्लोट नंबर। कैसे पता, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मत यकीन करिए। टाइप आप करा के देखिए x, आपको यकीन आ जाएगा। चलिए करा के देखते हैं। मान लीजिए मैंने x इक्वल टू लिया 2.3। ओके, x प्रिंट करा के देखें, 2.3 आ रहा है। टाइप लेते हैं x, एंटर हमारा फ्लोट। जी हाँ, इसका टाइप क्या आ गया, फ्लोट आ गया। वेरी गुड, ठीक है। और आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इस तरह से इस्तेमाल कर लें, y इक्वल टू 1.2 e और कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लिया आपने, इस तरह से ले लिया। तो इस तरह से भी पाइथन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ 1.2 × 10⁵ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारा। तो चलिए चला के देखते हैं। y इक्वल टू 1.2 e की पावर 5, एंटर मारा, y प्रिंट करा के देखें, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वैसे ही हुआ हमारा। ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में जान लीजिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। ये नॉर्मल जैसा होता है वैसे ही होता है। ये डेसिमल होता है तो डेसिमल ही होता है, इसका बाइनरी नहीं होता, इसका ऑक्टल नहीं होता और इसका हेक्साडेसिमल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है आपको? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ डेसिमल फॉर्म में ही होता है। नो बाइनरी, नो हेक्सा, नो ऑक्टल। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारा बूल रहेगा। चलिए बूल कर लेते हैं। चलिए बूल कर लेते हैं, छोटा सा होता है डेटा टाइप, बूल करके छोड़ देते हैं। हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप नहीं पढ़ रहे हैं। तो बूल डेटा टाइप, बूल मतलब निका डेटा टाइप। जैसे निका होता है ना कि निका कबूल है, हाँ या ना, सोच के बताएंगे, ये नहीं होता है। उसी तरह बूलियन वैल्यूज की जो वैल्यूज होती हैं वो दो ही बनी है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक, इसके बारे में जल्दी से लिख लेते हैं। वी कैन यूज दिस डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट बूलियन वैल्यूज के लिए होता है। ठीक है, खास बात क्या है, खास बात क्या है, जैसे इंटीजर में तो बहुत सारी वैल्यू है, 10, 12, 13, बहुत सारी वैल्यूज है। फ्लोटिंग पॉइंट में तो अनगिनत वैल्यूज हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या मामला है, फिक्स है। the allowed values for this data type are true। ध्यान दीजिएगा, जावा में ऐसे लिखा जाता है, जावा में ऐसे लिखा जाता है। ठीक, और पाइथन में टी कैपिटल होता है। तो अगर कभी मैं गलती से ट्रू वाला लिख दूं जावा वाला, तो आप मुझे याद दिला देंगे। ठीक, और फॉल्स, एफ कैपिटल फॉल्स। जी हाँ, ये दो ही वैल्यू होती है। जावा में टी स्मॉल ट्रू, एफ स्मॉल फॉल्स होता है। बूलियन में टी कैपिटल ट्रू, पाइथन में टी कैपिटल ट्रू और एफ कैपिटल फॉल्स होता है। ठीक, जावा में एक बहुत अच्छी बात है जो लोगों को परेशान करती है कि ट्रू ट्रू होता है, 1 नहीं होता है, फॉल्स फॉल्स होता है, 0 नहीं होता है। लेकिन पाइथन में पढ़ रहे हैं हम, पाइथन में हम कह सकते हैं, पाइथन में कह सकते हैं कि ट्रू को हम 1 मान सकते हैं, ट्रू को 1 मान सकते हैं और फॉल्स को 0 मान सकते हैं। इंटरनली Python represents true as 1 and false as 0। ये चीज पाइथन के टर्म में तो बहुत बढ़िया है, बहुत सत्य है। जावा के लिए बिल्कुल ही गलत है। जावा में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर आपको देखना है चला के, तो सपोज करिए b इक्वल टू आपने लिया ट्रू। ठीक, बहुत अच्छा। अब आपको उसका टाइप पता करना है कि भाई ये किस खानदान से है, किस फैमिली से है, किस टाइप की। तो आप लिखा बी, तो यहाँ पे कुछ आ जाना चाहिए बूल जैसा। हमें यकीन नहीं है, चला के देखेंगे। हमने लिया बी इक्वल टू ट्रू, एंटर मारा, बी प्रिंट करा के देखें, हाँ ट्रू प्रिंट हो रहा है। टाइप ऑफ बी देख लें क्या है, टाइप ऑफ बी क्या है, हाँ भाई बूल है। ठीक है, तो जिसका टाइप है ना वो बूल है, बूलियन है जिसे कहते हैं आप। ठीक, और एक मजे की बात बताएं कि ट्रू प्लस ट्रू करते हैं, ट्रू प्लस
ट्रू करते हैं। तो मैंने आपको कहा इंटरनली ये 1 माना जाता है, तो 1 + 1 कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं। ये मेरा बूलियन टाइप हो गया, बहुत आसान सा होता है। ठीक, मजीद और आगे कल पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लियो ना, क्लास में।